Hello student, you are the most welcome in the J classes Merit. My name is Govind Saini. So student, today will we discuss about the stress strain curve diagram. ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम के बारे में कि जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके पेपर में 7 नंबर में पूछा जाता है। आपका पेपर जो 17 नंबर का होता है तो 7 नंबर का पूछा जाता है। पीछे भी पेपर होते तो 100 नंबर का होता था तो उसमें 10 नंबर में पूछा जाता था। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है, इसका किस लिए हम यूज करते हैं और हमारी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका क्या यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बात करूं लास्ट क्लास के बारे में, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, इनके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग मतलब इसका जो कर्व होता है वो उसमें कैसे मतलब ये कर्व क्यों बनाते हैं, किस लिए इसका स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं वो अब हम देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि इंडस्ट्रीज में कोई भी अगर हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी मेटल का कोई भी प्रोडक्ट हमको बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस मेटल की टेस्टिंग की जाती है। पहले क्या करते हैं, उस मेटल की टेस्टिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि वो किस मेटल का है, किसने कितना कंपोजिशन के उसके मतलब कितना पोजीशन कंपोजिशन उसके अंदर मटेरियल मिला हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमारे मार्केट में मटेरियल अवेलेबल होते हैं। नॉन फेरस होते हैं, फेरस मटेरियल होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल होते हैं। ठीक है, नॉन फेरस की बात करूं जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। दीज आर टाइप ऑफ द मटेरियल इज नॉन फेरस। ठीक है, अगर फेरस मटेरियल की बात करूं, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट स्टील हो गया। ठीक है, दीज आर द फास्ट वो फेरस मटेरियल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी इक्विपमेंट को बनाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं कि वो मटेरियल कितने टाइम तक इन्वायरमेंट में या हमारे मतलब कि उसकी जो लाइफ है कितने टाइम तक वो सस्टेन कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको हमें मेजर करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे नए नए मतलब मान लीजिए कोई भी हमारी गाड़ियां बनती हैं, कोई भी व्हीकल्स बनता है, तो व्हीकल्स बनाने में जो हम मटेरियल यूज करते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को पहले टेस्टिंग की जाती है। जो हम मान लीजिए माना इंजन होता है या फिर हमारी क्लच होती है या फिर हमारी चैन होती है, तो उन सब की सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है कि कितने टाइम तक उनकी लाइफ है। मान लीजिए अगर ये भी होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई भी डुप्लीकेट सामान लेके आ जाते हैं मार्केट में से, कोई भी नट या बोल्ट है। ठीक है, नट या बोल्ट की बात कर लीजिए, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे नट और बोल्ट के बारे में। अगर मान लीजिए नट और बोल्ट की स्ट्रेंथ काफी लो है, उसकी कॉस्ट काफी लो है, उसकी क्वालिटी काफी लो है, अगर मैं उसको यूज कर लेता हूं सीलिंग फैन में, मान लीजिए सीलिंग फैन में मैंने उसको यूज कर लिया है, तो वहां पे क्या होगा, वो 2 3 4 दिन बाद उसको मतलब घिसने के कारण वो टूट सकता है। टूटने से हमारा क्या हो सकता है, एक एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए, और कहने का मतलब क्या है कि जब हम व्हीकल्स में ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यूज करते हैं, मान लीजिए इंजन में या उसमें, ठीक है, अगर वहां पे वो कंपोनेंट खराब हो जाता है बीच में, या मान लीजिए आपका बाइक चला रहे हो, बाइक पे चलाते चलाते आपका एक्सिल टूट गया बाइक का, आपका टायर निकल गया, ठीक है, तो वहां पे आप एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उस प्रोडक्ट का क्वालिटी चेकिंग करती है कि कितने टाइम तक ये सस्टेन कर सकता है, या इसका स्ट्रेंथ देखते कितना लोड वो एब्सॉर्ब कर सकता है। अब मान लीजिए कोई हमारी चीज मतलब मान लीजिए हमारी बाइक है और बाइक पे तुमने 200 कुंटल का कोई सामान रख दिया, तो ऑब्वियसली बाइक क्या करेगी, टूट जाएगी, या उतना लोड वो सहन नहीं कर पाएगी। तो हर मटेरियल की, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, कितने टाइम तक वो जीवित रहता है, कितने टाइम तक वो हमारा चल सकता है, और उसका इस फोर्स भी रहता है कितना लोड वो अपने ऊपर एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए हमने टेस्टिंग करते हैं, मटेरियल की टेस्ट करते हैं कि मटेरियल को कैसे टेस्ट किया जाता है। एक हमारी मशीन होती है यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं, मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। भाई मटेरियल पे जब हम मटेरियल को टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी मटेरियल को खींचते हैं, तो खींचने में क्या होगा, उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और स्ट्रेस क्रिएट होने से वहां पे क्या होगा, उसके जो हमारे रजिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है, वो क्या करता है, एक रजिस्टिव फोर्स क्रिएट करता है।
और वहां पे जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस लगाने पे उसकी लेंथ में एक इंक्रीमेंट हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बात की थी। स्ट्रेस क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। किसी एरिया पे अगर हम एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, जैसे पेन मेरे मैं इसके ऊपर एक क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां पड़ रहा है, मेरे हाथ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी कंपोनेंट हम यूज करते हैं किसी भी व्हीकल में या किसी भी मशीन में, तो उस कंपोनेंट को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जब हम मटेरियल को टेंसल स्ट्रेस लगाते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम उसको अपोजिट फोर्स में, मतलब सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में हम जब फोर्स लगाते हैं तो वहां पे क्या करता है कि उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है, उसका जो लेंथ में है उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, साइज में क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो वहां पे जो लेंथ का डिफॉर्मेशन हुआ है, वहां पे उसकी क्या होगा, जहां पे जितना लेंथ का डिफॉर्मेशन हुआ है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में बताया था, स्ट्रेन के बारे में बताया, तो वही कर्व हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, उसी कर्व को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। अब मटेरियल हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल आर दोस मटेरियल वी आर पुलिंग द मटेरियल देन इट विल इंक्रीज द लेंथ। जब हम किसी मटेरियल को खींचते हैं या उस पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, उसकी साइज में जो डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी, ठीक है। तो ऐसे जब हम उसमें मटेरियल को यूज करते हैं तो उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स लगाने से उसकी साइज में जो डिफॉर्मेशन होता है, और वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन होने से उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है, उसकी विड्थ इंक्रीमेंट हो जाती है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसको प्लॉटिंग करते हैं, उस कर्व को प्लॉटिंग करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, हम जो लोड लगाते हैं वो वेरी कर करके लगाते हैं, कभी 10 किलो लगाए, फिर 20 किलो लगाए, फिर 30 किलो लगाए, फिर 40 किलो लगाए। अब मैं कहने का मान लीजिए कि कोई भी हमारा व्यक्ति है और जैसे मैं हूं, तो मेरे मुझको मतलब मैं कितना वेट लिफ्ट करने की अंदर मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना वेट को लिफ्ट कर सकता हूं, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 10 किलो का वेट लिया, मैं खड़ा हूं, फिर 20 का लिया, फिर भी मैं खड़ा हूं, 30 का लिया, फिर भी मैं खड़ा हूं, 40 का लिया, फिर मैं डगमगाने लग गया, 50 का लिया, फिर मैं गिर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम उस पे वेट अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने से वहां पे क्या होगा, उस मेरी जो मेरा था, मेरी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि मैं कितनी कैपेसिटी में कितना लोड को कैरी कर सकता हूं, कितने लोड को लिफ्ट कर सकता हूं। ऐसे हम क्या करते हैं, मटेरियल पे टेस्ट करते हैं, उस पर लोड लगाते हैं मशीन के द्वारा, और वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं कि मटेरियल कितना लोड उस पर एक्सेप्ट कर सकता है, कितना लोड एब्जॉर्व कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले डक्टाइल मटेरियल के बारे में। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डक्टाइल मटेरियल और दोस मटेरियल when we are apply the force on the material, it will be increase and it will be deformation on the size। जब हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज में डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वहां पे वो कौन से मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है। और एक इसके अपोजिट होते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल के बारे में मैंने, जैसे ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल पर अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो फोर्स लगाने से उसकी लेंथ में, उसकी साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता, नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, बल्कि वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कॉपर होता है, कॉपर का वायर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, ये ठीक है, ये सब हमारे क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। जब मैं कॉपर के वायर को खींचता हूं तो खींचने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और ज्यादा खींचने लगूंगा तो कपल मतलब उसकी जो लेंथ है, उसकी जो डायामीटर है वो कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पर वहां पे क्या होगा, हमारा उस एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम उस पर और स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बीच में से क्या करेगा, टूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उस पर हम जितना ज्यादा लोड अप्लाई करते हैं और जहां पर वो टूट जाता है, वो क्या करता है, टूट जाता है, खिंच जाता है, उसका साइज थोड़ा चेंज होता है। बट लेकिन क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल ऐसे होते हैं जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तब तक तो वो सहन करता रहता है, लेकिन ज्यादा लोड अप्लाई करने से वो क्या करता है, अपने पार्ट्स में ही टूट जाता है, बिखर जाता
जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हमारा कांच होता है, तो कांच एक क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल कहने का मतलब क्या है, कांच को मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर मैं किसी कॉपर के वायर को ऊपर से नीचे गिरूंगा या किसी भी कॉपर के बर्तन को ऊपर से नीचे गिरूंगा तो वो टूटने का वाला नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं और ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं। जैसे चोक होती है, तो चोक का क्या होता है, चोक काफी अणुओं से मिलकर बनी होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। बट लेकिन मैं क्या करता हूँ, चोक को मैं ऊपर से नीचे करूँ तो टूट जाएगा वो, ठीक है। ये नहीं कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, वो अपने ही मतलब पार्ट्स में क्या कर जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो कब पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक प्लॉट दिखाया गया है, तो इसमें कैसे प्लॉट को कर्व करते हैं, कैसे वेरी करता है, उसको हम आज समझेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी मेरा मान लीजिए स्पेसिमैन है, स्पेसिमैन मतलब वर्क पीस है, ठीक है। तो मान लीजिए इस टाइप का मेरा कोई वर्क पीस है, ये इस टाइप का क्या है, मेरा कोई वर्क पीस है, ठीक है, स्पेसिमैन है। स्पेसिमैन कहते हैं, वर्क पीस कहते हैं, जो भी है, ठीक है। इस टाइप का थोड़ा नीचे बड़ा बन गया, ऊपर छोटा बन गया, कोई नहीं। कहने का मतलब क्या है कि मैं जब इसको खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जब हम किसी मटेरियल को मतलब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल फोर्स लगाने से उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट लेकिन उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी की लेंथ बढ़ रही होती है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, और जब किसी का डायमीटर बढ़ रहा होता है, जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वहां पे लैटरल स्ट्रेन होता है। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लैटरल स्ट्रेन क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब यहां पर देखेंगे एक मशीन है जो इसका नाम यूटीएम मशीन है, अल्टीमा, ठीक है, यूटीएम मशीन है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे उस मटेरियल की। तो उस मटेरियल की टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, उस पे एक लोड लगाया, लोड लगाने से इसको खींचा। तो खींचने पे मैं क्या करेगा, उस मटेरियल को जब मैं खींचूंगा, इस मटेरियल को मैं खींचूंगा, स्ट्रेस लगाऊंगा। तो स्ट्रेस लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, उस पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ उसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा। जब मैं किसी मटेरियल को खींचता हूं तो खींचने पे क्या होगा, वहां पर उसका मटेरियल भी मतलब कहने मतलब स्ट्रेस लगाऊंगा तो स्ट्रेस लगाने के साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं पॉइंट ओ से ए तक की बात करूं, पॉइंट ओ से ए तक की बात करूं तो यहां पे क्या कह रहा है कि इलास्टिक बिहेवियर करा रहा है। इलास्टिक बिहेवियर कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस पे लोड लगा रहा हूं तो लोड लगाने के साथ साथ इसका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और साथ साथ इसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो स्ट्रेन बढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी की लेंथ में चेंज होना, ठीक है, किसी के साइज में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है ओरिजिनल लेंथ अपॉन मतलब ओरिजिनल चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं किसी मटेरियल पर इस पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा, लोड अप्लाई करूंगा, इसको खींचूंगा, टेंसाइल लोड लगाऊंगा, तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे जितना जितना मैं लोड इस पे लगाता चला जाऊंगा वैसे वैसे यहां पे क्या होगा, इसका स्ट्रेन भी इसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। अब बात देखते हैं, अगर मैं बात करूं ओ से ए तक की, ओ से ए तक की बात करूं तो यहां पे इसने कह रहा है कि इलास्टिक बिहेवियर यहां पे वर्क करता है। और ओ से ए तक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पे ओ से ए जो होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है और इसको ये जो वेरी करता है वो हुक्स लॉ पे वेरी करता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हुक्स लॉ क्या करता है, व्हेन वी आर अप्लाइड ऑन द मटेरियल, व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन द मटेरियल, ठीक है, एट द इलास्टिक लिमिट, देन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। भाई स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। इतना कंफर्म है, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो ओ से मतलब ओ से ए तक की जो हमारी लिमिट होती है उसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। इन इसमें हम इसको लिख सकते हैं आप कि जब व्हेन वी आर अप्लाइड ऑन द फोर्स ऑन द मटेरियल या स्पेसिमेन, ठीक है, देन इट विल बी फॉलो द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, देन वी आर अप्लाइड ऑन द फोर्स ऑन द मटेरियल एंड द इलास्टिक लिमिट, देन द स्ट्रेस
इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ओ से ए तक मैंने लोड लगा दिया। लोड लगाने के बाद क्या होगा, मेरी जो बॉडी है थोड़ी इलास्टिक बिहेवियर करने लग जाएगी। भाई किसी मटेरियल को आप ज्यादा खींच रहे हो तो खींचने के बाद क्या होगा, उसका थोड़ी इलास्टिक कंडीशन में आ जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट लेकिन उसको छोड़ते हैं तो वो ही अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाती है। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा मटेरियल बिहेव करते हैं, बट मटेरियल कौन सा होता है वहां पर, डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे जब स्ट्रेस लगाते हैं तो इतना स्ट्रेस हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर और स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मटेरियल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, और स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रेस अप्लाई करने पर एक लिमिट आ जाती है जिसका पॉइंट उन्होंने क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, तो बी क्या है, यहाँ पे अपर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट है। बी क्या है, अपर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट है। यहां पे क्या होता है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पॉइंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पॉइंट कहते हैं। तो इलास्टिक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक इतना फोर्स लगाते हैं कि वहां तक, कहने का मतलब हमारा जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक बिहेवियर तक, मतलब जो इलास्टिक बिहेवियर होता है, जैसे हमारा इलास्टिक बिहेव करता है उस तरीके से मेटल हमारा क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, अब एक हमने ज्यादा स्ट्रेस लगा देते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लगाने पर हमारा जो बी पॉइंट आता है उसको कहते हैं अपर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट। तो दिस इज द मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक काफी ज्यादा मात्रा में हम क्या कहते हैं, काफी अमाउंट में स्ट्रेस लगा देते हैं, और स्ट्रेस यहां पर अगर इससे ज्यादा और स्ट्रेस लगाते हैं तो कहने का मतलब क्या है, मटेरियल हमारा एक इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाता है, इलास्टिक लिमिट से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो बी जो होता है एक अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट कहने का मतलब इससे ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं लगा सकते। अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी से क्रॉस कर जाएगा। इलास्टिसिटी समझ में आ गई ना, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल और दोस मटेरियल व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द मटेरियल इट विल बी कम इन योर प्रीवियस कंडीशन। मतलब जैसे वो पहले कंडीशन में था इस कंडीशन में आ सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब बी तक मैंने इसमें काफी मतलब लोड लगा दिया, बट लेकिन बी पर क्या करेंगे, बी पर आप देख लोगे बी के बाद में नीचे आ रहा है, मतलब इस पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस घट रहा है। हम स्ट्रेस नहीं लगा रहे हैं, बट लेकिन इसकी लेंथ जो है वो फिर भी इंक्रीमेंट हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मटेरियल पे हम ज्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस ना भी लगाएं तब भी वो क्या कर रहा है, उसकी लेंथ फिर भी बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या, वहां पे ये वाला जो कर्व होता है सी पॉइंट, उसको कहते हैं लोअर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, लोअर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं, किसको कहते हैं, सी को लोअर यील्डिंग स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां तक हमारा मटेरियल इलास्टिक कंडीशन से अपर कूद चुका है कि वहां तक अगर हम अब इस पे और ज्यादा अप्लाई फोर्स करते हैं, कहने का मतलब क्या, और ज्यादा लोड अप्लाई करते हैं। हमने यहां पर देख लिया कि हमने यहां पर ये देख लिया कि उस मटेरियल पर हम जितना लोड लगाया उतने लोड पर वो इलास्टिक कंडीशन में बिहेवियर कर रहा है, उतना लोड वो सहन कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस पे और लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो, और लोड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस और बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, उसकी लेंथ भी बढ़ रही है। अब किसी चीज को तुम और ज्यादा खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां पे उसकी लेंथ काफी बढ़ जाएगी लेकिन उसका डायमीटर काफी कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आएगी वो टूटने के लायक हो जाएगा, ब्रेक करने के लायक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जो डी पॉइंट होता है उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। कहने का मतलब क्या है, इससे ज्यादा वो मटेरियल इतना ज्यादा लोड या इतना ज्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर सकता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर एक मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। उस स्ट्रेस हम, मतलब कहने का मतलब यहां तक हम स्ट्रेस को बढ़ा दिया, इससे अगर और बढ़ाएंगे तो मटेरियल हमारा क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये मटेरियल क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, ये कहने का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इसकी लेंथ तो बढ़ गई, हमारी लेंथ तो इसकी इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गई, बट लेकिन क्या होगा, बीच में से क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, बीच में से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इस तरीके से हमारा बीच में से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है, कितना वो लोड अब्सॉर्ब कर सकता है, कितना लोड सहन कर सकता है, तो उसके लिए हम टेस्टिंग मशीन होती है, अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन जिसको यूटीएम मशीन कहते हैं, वहां पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तब वहां पर टेस्टिंग करने के बाद हम उसको फिर मशीन, उसको कंपोनेंट में यूज करते हैं ताकि वहां पे हमारा जो मटेरियल है, जो मशीन है, वो उतने लोड तक उसको सहन कर सके। ठीक है, वहां पे हमारा जो मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उससे कोई हमारा एक्सीडेंट ना हो। ठीक है,
अब कहने का मतलब क्या है, डी के बाद जब हम यहाँ पे और लोड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाता है और एक पॉइंट आ जाता है ई, जहां पे क्या होता है, मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब जहां पर हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता है उसको हम कहते हैं, वहां पर उसकी एक मतलब जैसे हमारा डी पॉइंट है, इसको कहते हैं अल्टीमेट, मतलब स्ट्रेस कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को नोट कर लेंगे और नोट करके लिख लेंगे भाई, अगर इस वैल्यू से मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारी आई 200 किलो न्यूटन आई, भाई कह देंगे भैया 200 किलो न्यूटन से अगर ज्यादा लोड हो गया तो भैया टूट जाएगा, ठीक है, ये मटेरियल टूट जाएगा, मशीन टूट जाएगी, काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरी करते हैं लोड को, वो 200 से नीचे करेंगे, 150 कर लेंगे, 170 कर लेंगे, 180 कर लेंगे। अगर 200 तक पहुंच जाएगा तो कहने का मतलब समझ जाना भैया ये टूट जाएगा मशीन या पुल जो भी है। जैसे हमारा फ्लाईओवर होते हैं, फ्लाईओवर भी क्या होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका मटेरियल, जो हमारा फ्लाईओवर बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, वो कितना टाइम तक सस्टेन कर सकता है। आपने देखा होगा जो काफी पुराने फ्लाईओवर होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उनकी लाइफ होती है कि 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक ये चल जाएगा। अगर 50 साल से ज्यादा ओवर एज होगी तो वो कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो उनकी एक लिमिट होती है, उनकी एज होती है। ऐसे यहाँ पे वहां पे जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जो हमारे मटेरियल वाले, जो हमारे जैसे लोहे वाले फ्लाईओवर होते हैं, ब्रिज वगैरह होते हैं, तो वहां पे उनका भी मटेरियल की हमारी क्या होती है, एक लिमिट होती है, उनकी एक लाइफ टाइम होता है, कितने टाइम तक वो सस्टेन कर सकता है। अगर जिसकी लाइफ टाइम निकल जाती है तो उस पुल को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर नया पुल बनाते हैं। तो वहां पे इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। कैसे कैसे मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया। हर पॉइंट पे क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं और हर पॉइंट पे लोड को नोट करते हैं। जब एक डी वाले पॉइंट आ जाता है तो डी वाले पॉइंट पर हम उसकी मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को नोट कर लेते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, इससे ज्यादा ये लोड नहीं सहन कर सकता है, नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इससे ज्यादा और लोड अप्लाई करूंगा तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं कि मटेरियल कितना लोड अपना एग्जिस्ट कर सकता है, कितना सहन कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने किसकी, डक्टाइल मटेरियल की, कि डक्टाइल मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी मतलब उस पर कितना लोड लगा सकते हैं, उसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, उसका स्ट्रेन निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जब हम उस पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उतने तक तो वो अपना लोड सहन करता है, बट लेकिन वो उसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मटेरियल है, वो अगर वो 200 किलो न्यूटन का लोड अपने अंदर सहन कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, वो कर लेगा। अगर उसके ऊपर 210 हो गया तो वहीं पे क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, वो इलास्टिसिटी कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे चौक होता है या फिर हमारा मिरर होता है, कांच होता है, ग्लास होता है, वो हमारे कौन से मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। आप लोगों ने देखो, अगर मैं किसी ग्लास पे अगर फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी ना तो लेंथ बढ़ती है ना उसका डायमीटर बढ़ता है, बट लेकिन ज्यादा लोड अप्लाई करने से वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस वाले डायग्राम में देखेंगे जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल मैंने आपको बता दिया, इसमें हम ले सकते हैं कास्ट आयरन ले सकते हैं। कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। अगर माइल्ड जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें माइल्ड स्टील होता है, ठीक है। तो पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में आपका आ सकता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए कास्ट आयरन। वो ये नहीं देगा कि डक्टाइल मटेरियल के दो या हमारा ब्रिटल मटेरियल के दो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा कास्ट आयरन है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो कास्ट आयरन होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारा माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील हमारा कौन सा होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। तो आप पेपर में ये भी आ सकता है कि स्ट्रेस प्लॉट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए आता है तो आपको डक्टाइल मटेरियल वाला आपको बनाना है, ठीक है। अगर आता है कि कास्ट आयरन के लिए प्लॉट करना है तो ब्रिटल मटेरियल के बनाना है होता है, ठीक है। तो आपको ये माइंड में फिक्स करना है कि हमारे कौन से कंपोनेंट ब्रिटल होते हैं, कौन से कंपोनेंट हमारे डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ कंफर्म कर दिया। तो बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। तो ब्रिटल मटेरियल में हमारा कास्ट आयरन आ जाता है। कास्ट आयरन आप लोगों ने देखा होगा कि कास्ट आयरन का कैसा
कैसा मटेरियल होता है, एक ब्रिटल होता है, उसकी हार्डनेस काफी जाती है, कहने का मतलब उस पर जितना ज्यादा हम लोड अप्लाई करते हैं वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखते होंगे, जब मैं इसमें लोड अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेरी कर रहा है इस वाले पॉइंट तक कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट ओ है और मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, तो ओ और ए से, ओ और ए के बीच में तो हमारा वेरी कर रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल में कर रहा था, वहां पे हुक्स जो हमारा अप्लाई कर रहा है, जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट लेकिन क्या हो रहा है, वो इलास्टिक कंडीशन में नहीं आ रहा है। अगर मैं एक के बाद में और उस पर लोड अप्लाई कर रहा हूं तो वहां पे क्या कर रहा है, मेरा मटेरियल ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियल क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, टूट जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ब्रिटल मटेरियल होता है उनमें डक्ट मतलब उनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, उनमें इलास्टिसिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के ब्रिटल मटेरियल कैसे, मतलब ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और हमारा डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कल एक पॉइंट हमारा छूट गया था, वो था पॉइसन रेशो। पॉइसन रेशो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पॉइसन रेशो के बारे में। जैसे कि कल हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, यंग मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। एक पॉइसन रेशो होता है, तो पॉइसन रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है हमारा पॉइसन रेशो, तो पॉइसन रेशो क्या होता है, ये रेशो होता है किसका, लैटरल स्ट्रेन का, लैटरल स्ट्रेन का, और हमारा किसका होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। तो पॉइसन रेशो क्या होता है, पॉइसन रेशो इट इज द रेशो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी मेरी एक बार है, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, हमारी विड्थ हो गई, ठीक है, बी हो गई, बी मान लेते हैं, या इसको थिक मान लेते हो, टी मान लेते हो, जो भी मान सकते हो मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब इस मटेरियल पे मैं क्या करूंगा, जब मैं इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई करूंगा, तो टेंसाइल लोड अप्लाई अप्लाई करने से तो इसकी मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका ये कहने का मतलब क्या है, इसकी लेंथ में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी लेंथ हमारी इतनी थी और इतना इसमें क्या हो गया, डीएल, मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई है डीएल। कब, लॉन्गिट्यूडनल, जब मैंने इस पे स्टेन लगाया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेन जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की मैं अगर बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेल एल अपॉन एल, दिस इज द चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ द चेंजिंग लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। जब मैं इसमें टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, टेंसाइल स्ट्रेस लगाता हूं, तब क्या होता है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है और विड्थ जो होती है इसकी वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, वो तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन एल हो गया। अगर मैं बात करूं लैटरल स्ट्रेन की, तो लैटरल स्ट्रेन में क्या होगा, जब मैं इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर इसका क्या होगा, एरिया हमारा बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ घट जाएगी और विड्थ इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए अगर इसकी जो विड्थ थी वो हमारी बी थी और यहाँ पे जो बढ़ी है वो हमारी कितनी बढ़ी है, डेल बी बढ़ गई है, डेल बी बढ़ गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मटेरियल पर मैं कंप्रेसिव लोड लगाता हूं, कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, तो उसकी लेंथ डिक्रीज कर जाती है, बट लेकिन उसकी विड्थ इंक्रीमेंट हो जाती है। मान लीजिए कोई भी चीज अगर मैं ये है, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं तो इसकी लेंथ घट जाएगी, बट लेकिन इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। तो वही हमारा यहाँ पे जो होता है वो उसको कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन जो होता है हमारा, ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन की बात करें, लैटरल स्ट्रेन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है हमारा, हमारा होता है डेल बी अपॉन बी, दिस इज द चेंजिंग विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ठीक है, चेंजिंग विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। यहाँ पे हम कह सकते हैं चेंजिंग थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, वो हमारी क्या होती है, लैटरली होती है। अगर विड्थ की बात करें तो वो भी लैटरल होगी, और हम थिकनेस की बात करें तो वो भी हमारी क्या होगी, लैटरल होगी। अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा, क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है बातें। लॉन्गिट्यूडनल मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि जब हमारी कोई बार होती है उसकी जो एक्सिस होती है, वो एक्सिस के पैर जो हमारे एक्सिस जो होती है, वो हमारी जो एक्सिस होती है उसके सेंटर से जाती है, उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पोजीशन रेशियो क्या होता है। तो पोजीशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो पोजीशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से डिनोट करते हैं इसको।
तो पोजीशन रेशो जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर, ये हमारा लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। तो यूनिट तो आप इसकी होगी नहीं भाई, स्ट्रेन की तो यूनिट लेस होता है, तो हमारा जो पोजीशन रेशो होगा वो भी यूनिट लेस होगा। पोजीशन रेशो कैसा होगा, यूनिट लेस होगा। तो इतना पता चल गया आपको कि क्या पोजीशन रेशो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अब इसमें थोड़े से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, मतलब कोई कंप्रेशन टेस्ट का मतलब किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक, कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, मेटेलिक बार 50 mm इंटू 50 mm इन क्रॉस सेक्शन बार सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं भैया इसने क्या क्या दे रखा है। इसमें गिवन में हम देख लेते हैं गिवन में इसने क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो गिवन में कह रहा है कि ड्यूरिंग कंप्रेसिव टेस्ट, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मान लीजिए इस तरह की बार है, कोई भी रोड है, कोई प्लेट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है इसने, एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया इसने कितना दे रखा है, 50 mm इंटू 50 mm, 50 mm इंटू 50 mm। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन वाज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो इस पे लोड लग रहा है, ये वाला जो लोड लग रहा है 500 किलो न्यूटन का इस पे लोड लग रहा है, ये 500 किलो न्यूटन का। तो बात करूं मैं लोड की, तो लोड को मैंने पी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 500 किलो न्यूटन दे रखा है इसने, 500 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेजरमेंट सो दैट देयर वाज 0.04 mm इंक्रीज इन थिकनेस। भैया इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीमेंट कर रही है, ना कि लेंथ इंक्रीमेंट कर रही है। तो थिकनेस को मैंने मान लिया डेल एल, डेल एल मैंने इसकी थिकनेस मान लिया, वो इंक्रीमेंट कर रही है 0.04 mm। ओके, आगे कह रहा है कि इंक्रीज इन थिकनेस एंड 0.5 mm कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब घट रही है, वो कितनी घट रही है, सॉरी इसको मैं ये कितना दे रखा है, विड्थ दे रखा है ना ये, तो मैं इसको मान लेता हूँ डेल टी, थिकनेस मान लेता हूँ डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डेल एल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 mm, 0.5 mm दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कंट्रैक्शन इन लेंथ ओवर ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm, जो इसकी गेज लेंथ थी जो हम नाप रहे थे, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारी दे रखी है 200 mm दे रखी है। तो लेंथ जो इसकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 mm दे रखी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोजीशन रेशो, तो पोजीशन रेशो की वैल्यू निकालनी है। पोजीशन रेशो किससे, म्यू से डिनोट करते हैं, पोजीशन रेशो निकालना है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको निकालनी है, ई आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू दी होती है उनको आपको क्या होता है, लिखना होता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमें इसमें मतलब दे रखी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं इलास्टिसिटी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो कैसे निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो यहाँ पे लोड अपॉन एरिया दे रखा है, स्ट्रेस निकल जाएगा। स्ट्रेन की मैं बात करूं तो हमारी चेंजिंग लाइन दे रखी है, ओरिजिनल लाइन देगी तो हमारी स्ट्रेस निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हमारा इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कहने का मतलब पोजीशन रेशो के बारे में, कि पोजीशन रेशो हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन रेशो को निकालते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं पोजीशन रेशो को कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशन रेशो की। तो पोजीशन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन रेशो, तो पोजीशन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लैटरल लैटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain, longitudinal strain। ठीक है, longitudinal strain। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले लैटरल स्ट्रेन, हमको पता नहीं, longitudinal strain पता नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैटरल स्ट्रेन को निकाल लेते कि लैटरल स्ट्रेन हमारी क्या दे रखी है। तो लैटरल स्ट्रेन
इक्वल्स टू, तो लैटरल स्ट्रेन मैंने आपको बताया था दिस इज द वेरिएशन चेंजिंग ऑफ द थिकनेस। तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन टी, डेल टी अपॉन टी। तो डेल टी हमारा कितना वेरी कर रहा है यहाँ पर, डेल टी हमारे कितनी निकल के आया है वो आपको देखना है। तो डेल टी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 0.04, 0.04। अगर मैं बात करूं उसकी थिकनेस की, जो प्लेट दे रखा है, प्लेट की हमें थिकनेस कितनी दे रखी है, ठीक है, प्लेट की थिकनेस हमें कितनी दे रखी है वो हम देखेंगे। तो एरिया दे रखा है 50 इंटू 50, 50 इंटू 50, ठीक है, तो 50 इंटू 50 का एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारी ये वाली वैल्यू है, डेल टी की वैल्यू एमएम में दे रखी है और टी की वैल्यू भी एमएम में दे रखी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4/50, पॉइंट हटाएंगे तो दो दो जीरो नीचे बढ़ जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आएगी वो देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, कितनी निकल के आएगी, 4 डिवाइड बाई, तो 8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 8 गुणा 10 की घात -4 हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेटर स्टेन निकल गया। अब लेटर स्टेन निकलने के बाद हम क्या निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टेन निकालेंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने बताया था कि चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंजिंग लेंथ हमारी कितनी हुई है यहाँ पर, 0.5 mm, 0.5 mm। और हमारी इसकी जो लेंथ दे रखी है, वो लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। भाई लेंथ कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। तो 200 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ लेंथ हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, mm में दे रखा है, ठीक है, तो 0.5 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 2.5, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको मैं 4 कर लेता हूं, तो 4 करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 4 करने के लिए 25 इंटू 10 की पावर -4, इसको मैंने कर लिया क्योंकि आगे पावर से पावर कैंसिल होती तो इजीली हो जाएगा इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसका कि पोजीशन रेशो। तो पोजीशन रेशो की मैं अगर मैं वैल्यू को निकालूं, तो पोजीशन रेशो कैसे निकालेंगे, पोजीशन रेशो यहाँ पे निकाल देंगे सीधा इक्वल, लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 इंटू 10 की पावर -4। तो माइनस के इससे पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे 8 को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो वैल्यू आएगी 0.32, 0.32। और ये हमारा जो पोजीशन रेशो होता है वो यूनिट लेस होता है, वो आपको पता है, ठीक है। तो यहां तक हमने पोजीशन रेशो निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, आगे निकालते हैं हम इलास्टिसिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको स्ट्रेस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो इसको इसको और बड़ा कर लेता हूँ इधर, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे हम निकालेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे का बात कब निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमको पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है भैया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो, स्ट्रेस कितना होता है, तो स्ट्रेस की मैं वैल्यू निकालूं तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। और लोड उसने कितना दे रखा है हमारा, 500 किलो न्यूटन का इसने लोड दे रखा है, 500 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया कितना दे रखा था, 50 इंटू 50 दे रखा था। एरिया कितना दे रखा था हमारा, एरिया कितना दे रखा है, ये 50 इंटू 50। तो एरिया हमारा जो दे रखा है इसने 50 इंटू 50 दे रखा है, ठीक है। एरिया की वैल्यू जो हमारी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 इंटू 50 दे रखी है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 1000 अपॉन 5, 5 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई, 200। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो एरिया निकाला है वो एमएम में निकाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, स्ट्रेस निकल के आया। अब क्या निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे। अब स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई स्ट्रेन जो हमारा निकलता है वो हमारा किस में निकलता है, इसको कंप्रेसिव कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने जो हमारा हमारा फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यहाँ स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ये, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू तुमने निकाल रखी है पहले से ही। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, कितनी है? 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 अपॉन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू 10⁻⁴। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। हम्म, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से। चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले पोजीशन रेशो निकाला। पोजीशन रेशो का फॉर्मूला हमको पता है। लैटरल स्ट्रेन के बारे में निकाला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में निकाला, फिर हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल के, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकाला। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। फिर हमने स्ट्रेस को निकाला, स्ट्रेस निकालने के बाद इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा? वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग एंड 200 इन सॉरी 20 mm इंटू 10 mm इन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड। इसमें क्या लग रहा है? टेंसाइल लोड लग रहा है ऑफ 20 किलो न्यूटन का। इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसकी एक्सिस के। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारा क्या एक बार है जिसका क्या लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। इसमें किस कैसा लग रहा है? लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 किलो न्यूटन की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20 किलो न्यूटन की वैल्यू दे रखी है। और स्टील की जो बार दे रखी है वो कितनी? 2 मीटर की दे रखी है। इसकी जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है? 2 मीटर की दे रखी है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो हमारा 20 इंटू 10 दे रखा है। और फिर कह रहा है कि अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मेक कैलकुलेशन फॉर चेंज इन लेंथ, कि इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ, इसकी विड्थ में कितना चेंज हुआ, और इसकी थिकनेस में कितना चेंज हुआ, वो हमको निकालना है। ठीक है, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है और पॉइसन रेशियो की इसने वैल्यू दे रखी है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सी वैल्यू को उसने दिया हुआ है। तो कौन कौन सी वैल्यू उसने दे रखी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में हमारा क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो गिवन में इसने क्या क्या वैल्यू दे रखी है? सबसे पहले मैं बात करूं लेंथ की, तो एल बराबर इसने दे रखा है 2 मीटर। इसको हम किस में? एमएम में चेंज कर लेंगे, तो 2000 एमएम हो जाएगा। 2000 एमएम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, तो 2000 में 2000 एमएम हो जाएंगे। यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है? 20 mm इंटू 10 mm, हम इसका एरिया दे रखा है। फिर कह रहा है कि लोड इस पे लग रहा है, पी मान लेते हैं, पी हमारा लोड लग रहा है कितना? 20 किलो न्यूटन का इस पे लोड लगा रखा है, तो उसको 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमें जो जो निकालना है, तो पहले जो लिखा रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू इसने दे रखी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं दे पाता है, क्वेश्चन में भूल जाता है या देने भूल गया है, तो आपको वहां पे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब मिनिमम कांस्टेंट नहीं होते, ज्यादातर यही वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, पोजीशन रेशियो की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3 दे रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है? निकालने के लिए जो हमें निकालना है उसकी क्या क्या निकालना है? एक तो डेल एल की वैल्यू मुझको निकालनी है, एक डेल टी की वैल्यू मुझको निकालनी है, और एक डेल बी की मुझको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू मुझको यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, उनको हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे निकालना होता है, देखो इलास्टिसिटी दे रखा है, इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेन, स्ट्रेन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो निकालेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू को निकालना होता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर?
तो आप लोग जानते हो, सॉरी, आप लोग जानते हैं कि हमारे मतलब ये सारी वैल्यू दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को निकालते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा बराबर हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल होता है। क्या होता है? डेल एल अपॉन एल होता है। बट लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा, हाँ, तो हमारा जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी मुझको दे रखा है, स्ट्रेस मुझको दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मुझको फाइंड आउट करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा बराबर क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं किसकी? स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा? पी अपॉन ए, और ई हम की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना, उसने लोड हमें कितना दे रखा है? लोड हमें दे रखा है कितना? 20 × 10⁻³ तो लोड हमको दे रखा है 20 × 10⁻³ तो लोड की बात करूं तो 20 × 10⁻³ अपॉन एरिया, ई की वैल्यू दे रखी है उसने 2 × 10⁻⁵, और एरिया इसने हमारा कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है कितना? 20 × 10। एरिया दे रखा है 20 × 10, 20 × 10। ठीक है, सारी वैल्यू किस में? न्यूटन पर एमएम में। तो सारी वैल्यू किस में लेंगे? एमएम में लेंगे। तो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे? एमएम में लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भाई, 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे ऊपर 1000 हो गया, नीचे क्या हो गया? 2, और एक पॉइंट से 1.0 कट जाएगी, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी होगी? 5 हो गई, और ये हमारा 10 हो गया। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गई, दो से इससे डिवाइड करूंगा, 2 × 5 = 10, जीरो। तो यहाँ पे हमारा कितना है? 50 × 10⁻⁵, 50 × 10⁻⁵ हमारी वैल्यू आई। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हमने क्या निकाला? सॉरी, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हमारी कितनी ही? अब तुमको बताया कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई है? 50 × 10⁻⁵। ठीक है, 50 × 10⁻⁵ निकल के आई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? डेल एल की वैल्यू निकालें। तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या होता है? डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल। अब तुम्हें डेल एल की वैल्यू निकालनी, तो डेल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई है 50 × 10⁻⁵ इंटू एल हमें कितना दे रखा है इसने? एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200, सॉरी 2000 mm। तो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 2000। अब 2000 कहने का मतलब क्या है? 5 दूनी 10 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे देखो ये गलती हो गई यहाँ पर। यहाँ पे जब नीचे ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻⁵ हो जाएगा ये। ठीक है, 10⁻⁻⁵, तो यहाँ पे हमारा 10⁻⁻⁵ होगा। तो यहाँ 10⁻⁻⁵ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू करूंगा तो 5 दूनी 10, और 1 2 3 4, 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पे क्या होगा? 10⁻⁵ और इंटू 10⁻⁻⁵, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो डेल एल की जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है हमारा? डेल एल का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 1। 1 हमारी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे इसकी यूनिट होगी कितनी? 1 mm। कितनी? 1 mm। कितना हो जाएगा ये? 1 mm हो जाएगा ये। 1 mm हमारी वैल्यू निकल के आई है।
ठीक है। तो डेल एल की वैल्यू निकल के आई है 1 mm। अब हमें निकालना है विड्थ की और हमें किसकी, थिकनेस की वैल्यू निकालनी है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, विड्थ की और थिकनेस की। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक क्या कर सकते हैं, डेल एल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल एल की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है पोजीशन रेशो, पोजीशन रेशो, पोजीशन रेशो को जानते हो आप। पोजीशन रेशो क्या होता है, लैटरल, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोइसन रेशियो की वैल्यू दे रखी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू, तो लैटरल स्ट्रेन आप निकाल सकते हो। तो लैटरल स्ट्रेन में अगर यहाँ पे निकालूं तो लैटरल स्ट्रेन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पोइसन रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3। ठीक है, तो पोइसन रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखा है, और 0.3, ठीक है, 0.3 हमें वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने पे 0.3 इंटू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितना निकल गया, 1 निकल के आया। तो लैटरल स्ट्रेन हमारा कितना निकल के आएगा, 0.3। तो 0.3 हमारा लैटरल स्ट्रेन निकल के आया। अब लैटरल स्ट्रेन भी तो हमको निकालना होता है कि लैटरल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, 0.3। अब हम क्या निकालेंगे, लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे। तो लैटरल, लैटरल स्ट्रेन बराबर क्या होता है, डेल टी अपॉन टी, डेल टी अपॉन टी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसी लैटरल से मैंने आपको बताया था, जो लैटरल हमारा होता है वो थिकनेस भी होती है, विड्थ भी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लैटरल स्ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे डेल टी की जो वैल्यू दे रखी है हमारी, मतलब डेल टी तो मुझको निकालना है, बट लेकिन एरिया में 20 mm इंटू 10 mm दे रखा है। तो 20 mm हमारी की थिक, जो हमारी इसमें विड्थ होगी, विड्थ हमारी कितनी होगी, मतलब जो थिकनेस होगी, थिकनेस की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो थिकनेस हमारा कितना जाएगा, थिकनेस हमारा कितना आएगा, हाँ, तो थिकनेस हमारा यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, तो थिकनेस का मतलब जो उसकी थिकनेस दे रखी कितना मोटा है, तो कितना दे रखा है, टी दे रखा है। तो मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी, तो यहाँ पे चलो मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं डेल टी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल टी बराबर हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन हमारा कितना निकल गया है, 0.3, और थिकनेस उसकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 mm, सॉरी 3 mm, उसकी जो थिकनेस में हमारा डिफ्लेक्शन हुआ वो कितना हुआ, 3 mm का हुआ। ठीक है, अब 3 mm का तो हो गया हमारा, यहाँ पर 3 mm का तो हमारा कितना हुआ, उसका थिकनेस हो गया। यहाँ पे कुछ गलती हो गया है क्या, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, 1 मिनट रुक जाइए। टेलर तो निकलेगा, पोजीशन रेशो हो गया लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन बराबर पोजीशन रेशो हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा कितना निकल का आया भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमारा कितना निकल का आया, 50 इंटू 10⁻⁻5 निकल का आया। गलत हो गया ये यहाँ पर, सॉरी, ये गलत हो गया। ये कितना है, 0.3, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो निकल के आया वो निकला है 50, 50 इंटू 10⁻⁻5 निकल के आया है। और यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है, वैल्यू आई है 0.3 मल्टीप्लाई 50 इक्वल 15। तो 15 इंटू 10⁻⁻5 निकल के आई है। तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू इतनी निकल के आई है। तो लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ गई। तो लैटरल स्ट्रेन डेल टी अपॉन टी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पे डेल टी की वैल्यू उसको निकालें तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10⁻⁻5, और थिकनेस दे रखी है 10 दे रखी है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगी। ठीक है, 15 इंटू 10⁻⁻4 हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, -4 mm।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मिनिमम आ रही है, तो मिनिमम इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या होगा। अब बात करते हैं लैटरल स्ट्रेन की ही, उसमें निकालते हैं हम डेल टी। ठीक है, डेल टी हो गया, अब निकालते हैं डेल, अब निकालते हैं डेल बी। डेल बी निकालेंगे तो डेल बी हमारा लैटरल स्ट्रेन हो जाएगा। तो लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है 15 × 10⁻⁻⁵ और यहाँ पे थिकनेस जो दे रखी है उसकी जो विड्थ दे रखी है वो 20 दे रखी है। तो 15 दूनी 30 × 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30 × 10⁻⁻⁴ तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी ये निकल के आई है, हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है, ये निकल के आई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, लोड दे रखा है, इलास्टिसिटी दे रखी है, पोजीशन रेशो दे रखा है। ठीक है, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, वैल्यू को निकाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ था लैटरल मतलब लेंथ में भी उसको हुआ, हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला तो हमारे कितना है 50 × 10⁻⁻⁵ आया है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद हमने डी एल की वैल्यू निकाली, जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है 1 mm का इंक्रीमेंट हुआ है। बट लेकिन क्या हो रहा है उसमें जब टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो लेंथ का तो इंक्रीमेंट हुआ है, बट लेकिन उसका उसकी जो थिकनेस है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है 15 × 10⁻⁴ का। और उसकी विड्थ में भी हमारा क्या हुआ, वहां पे डिक्रीमेंट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किस किस में क्या क्या हुआ है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, डिक्रीज हुई है। ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, तो जब हमने कोई मटेरियल है, मटेरियल पे हमने टेंसाइल लोड लगाया तो टेंसाइल लोड लगाने से उसकी लेंथ तो इंक्रीमेंट हुई। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 mm का इंक्रीमेंट हुआ केवल, लेकिन उसकी जो हमारी थिकनेस थी उसमें डिक्रीमेंट हुआ कितना, 15 × 10⁻⁴ का। या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.0015 0.0015 mm का डिक्रीमेंट हुआ। और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.0030 का इसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपकी जो यूनिट 1 होती है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सभी जो टॉपिक हैं वो हमने आपको डिस्कस करे बाय द न्यूमेरिकल, सब न्यूमेरिकल के साथ में हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि फोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। उसके बाद हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि लॉन्ग मतलब कोलिनियर फोर्स होते हैं, और हमारे मतलब कोप्लेनर फोर्स होते हैं, पैरेलल नो कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में हमने न्यूमेरिकल बारे में डिस्कस किया था। फिर पैरेललोग्राम ऑफ लो के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हम रिजल्टेंट निकालते हैं। दो मैग्नीट्यूड फोर्स होते हैं, दो मैग्नीट्यूड फोर्स के बीच में हमारा एक रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद हम उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालते हैं। ठीक है, तो इतना मतलब हमने फर्स्ट यूनिट में इतना करने के बाद और हमने इसमें डिस्कस किया था वैरीगन थ्योरम के बारे में, फोर्स मोमेंट कपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी के बारे में हमने बात किया था, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया था। ठीक है, और उनके हमने क्या करे थे, न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया था, उनके न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ लोड्स के बारे में डिस्कस किया, मतलब यूडीएल लोड होते हैं, यूवीएल लोड होते हैं, उनके सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया, बीम के बारे में डिस्कस, बीम के फिर उसके न्यूमेरिकल के बारे में हमने आपको बताया। फिर हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, कौन सा पोजिशन रेशो होता है, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा, पोजिशन रेशो के बारे में पढ़ा। तो सारे ही टॉपिक हमने जो यूनिट फर्स्ट है उसमें सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आईसी इंजन के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आईसी इंजन आप लोग जानते होंगे, इंजन क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के इंजन होते हैं, उसकी वर्किंग पूरे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको उसकी वर्किंग के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।